नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिंदी दुनिया। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अनुनासिक क्या है, निरनुनासिक किसे कहते हैं। और अब तक हम ये जानते थे कि अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं, लेकिन अंग और अ को अयोगवाह ही क्यों कहते हैं, अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ ये हम जानेंगे। और अंत में हम खेलेंगे हमेशा की तरह एक रैपिड फायर क्विज जो कि होगा आज के इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक का जो स्वर चिन्ह है वह होता है चंद्र बिंदु, जैसे हम लिखते हैं ना चांद, तो ये चंद्र बिंदु इसका चिन्ह होता है। चंद्र बिंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, यह सिर्फ अनुनासिक के चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ऐसे स्वरों का उच्चारण यानी कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और इनके उच्चारण में एक लघुता भी रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है और जिनके उच्चारण में लघुता होती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक। आइए अब बात करते हैं निरनुनासिक की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर मतलब कि जहां पे अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जहां नासिका का प्रयोग नहीं होता है, तो निरनुनासिक हम कहते हैं केवल मुंह से बोला जाने वाला सस्वर वर्ण, केवल मुंह से बोला जाने वाला सस्वर वर्ण जो है वह निरनुनासिक कहलाता है। जैसे इधर, आप, अपना, घर। आप जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें नासिका ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए इसमें हम ये भी जानेंगे आगे के अपने वीडियोस में कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या हैं। जब हम इधर कह रहे हैं तो इसमें किसका किसका प्रयोग हो रहा है, कंठ से भी आवाज आ रही है ना, और कहाँ कौन कौन सी वागिंद्रियां इसमें सक्रिय हो रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसमें नासिका का प्रयोग नहीं हो रहा है। आप, अपना, घर, इन के उच्चारण में कहीं से भी नासिका का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे निरनुनासिक। और जब हम वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताएंगे तो एक गीत के माध्यम से, रुचिकर संस्कृत गीत के माध्यम से हम आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे आगे के वीडियोस में। तो पहला आपने देखा अनुनासिक, फिर आपने देखा निरनुनासिक। आइए अब बात कर लेते हैं अयोगवाह का नाम अयोगवाह क्यों पड़ा, उसको जानने से पहले जान लेते हैं अंग और अह यानी कि विसर्ग के प्रयोग और उनकी बारीकियों के बारे में। अब आता है अनुस्वार, जिसके बारे में कि हम सभी जानते हैं। यह स्वर के बाद आता है और इसकी ध्वनि जो है वह नाक से निकलती है। अनुस्वार को हम अनुनासिक के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है वह नाक से होता है, जैसे कि अंगूर, अंगद। तो यहां पे हम देख रहे हैं यह स्वर के बाद आता है और यहां पे स्वर है और अनुस्वार इसके ऊपर यानी कि इसके बाद में आया है, अंगद। आप देखें कि अ स्वर है, यहां पे परिभाषा भी देखें और उदाहरण भी देखें। अ स्वर है और अ के बाद अनुस्वार यानी कि यह इसके बाद आया है। आप इसके अन्य सारे भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। एक शब्द है मयंक, आप यहां पे भी देखें कि य के बाद आया है, यानी कि यह कभी भी जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर में इसका प्रयोग होता है और इसका उच्चारण जो है वह नासिका के द्वारा किया जाता है। आइए आज हम विसर्ग जानते हैं और उसके बाद मैं बहुत एक मजेदार बात बताने वाला हूं अनुस्वार और विसर्ग के बारे में, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी है। आइए देखते हैं कि विसर्ग क्या है। तो विसर्ग का भी प्रयोग स्वर के बाद आता है, जैसे कि जिस प्रकार अनुस्वार भी स्वर के बाद आता है उसी प्रकार विसर्ग भी स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे हम कहते हैं कह, मह। तो विसर्ग का उच्चारण ह जो कि ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन वर्ण है, उसकी तरह इसका उच्चारण किया जाता है। और जहां तक इसके प्रयोग की संभावना है और बात है हिंदी में, तो आप सब जानते हैं कि यह मूलतः संस्कृत में विसर्ग का व्यवहार
सर्वाधिक होता है या सबसे ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि जो तत्सम शब्द हैं वह संस्कृत से हूबहू हिंदी में लिए गए हैं, इसीलिए हिंदी के तत्सम शब्दों में विसर्ग का व्यवहार सबसे ज्यादा जाता है, हम सबसे ज्यादा होता है। हम देखेंगे आगे शब्दों के प्रकार और उसके बारे में बात करेंगे तो हम विस्तार से आएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां अतः, तो त के बाद विसर्ग लगा है और ह की ध्वनि भी निकल रही है। दुख, दुख, स्वतः, तो जहां जहां विसर्ग होता है वहां ह की मात्रा निकलती है और यह विसर्ग अनुस्वार की तरह ही बाद में प्रयोग किया जाता है। और आइए अब हम बताते हैं अनुस्वार और विसर्ग के बारे में एक बेहद ही शानदार और रोचक जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, तो अंग यानी कि अनुस्वार और अह यानी कि विसर्ग। तो कमाल की बात यह है कि अनुस्वार और विसर्ग ये न तो स्वर हैं और न तो व्यंजन हैं। इनका इस्तेमाल स्वर में भी किया जाता है, ये स्वरों के सहारे भी चलते हैं और इनका प्रयोग व्यंजन में भी किया जाता है। तो इन्हें हम अयोगवाह क्यों कहते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है। इस संबंध में हिंदी व्याकरण के प्रकांड विद्वान आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का ये मानना है कि अंग और अह स्वर नहीं है, ठीक है, और अंग और अह व्यंजन भी नहीं है। इसको वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बताते हैं कि व्यंजन में स्वर पहले आते हैं, लेकिन स्वर की तरह अंग और अह नहीं आकर व्यंजन में भी ये पश्चात आते हैं, यानी कि बाद में आते हैं। इसीलिए अंग और अह न तो स्वर हैं और न तो व्यंजन है, इसलिए उन्होंने इसको कहा अयोगवाह। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताया कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अब योग न होने का मतलब क्या है, जब हम क लिखते हैं तो यहां पे स्वर और व्यंजन दोनों का क्या है, योग है। लेकिन जब हम कह लिखते हैं तो यह इसमें नहीं मिला है, विसर्ग जो है यह जो हकार उत्पन्न करता है योग नहीं हुआ है इसके साथ, लेकिन योग नहीं होने के बाद भी यह क के साथ है। जब हम कम लिखते हैं तो अनुस्वार का कम का क के साथ योग नहीं हुआ है, लेकिन योग नहीं होने पर भी यह किसके, क के साथ है, यानी कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे हम अयोगवाह कहते हैं। इसलिए अंग और अह को अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। तो आइए अब हम खेलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड और आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर अंत में उन सवालों का जवाब देना होगा। तो आइए, पहला सवाल, नाक और मुंह से उच्चरित होने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 2, सिर्फ मुंह से उच्चरित होने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? और तीसरा और अंतिम सवाल कि अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर कोई एक और नए रोचक विषय के साथ। और जहां तक मुझे लगता है कि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्णों का उच्चारण स्थान, और वह भी एक खूबसूरत गीत के माध्यम से। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।